अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम कटहरा, मैं हूं वकास फलाना। कल पाकिस्तान को 2 दिन के पहले पाकिस्तान को IMF ने जो पैकेज है वो दे दिया और पाकिस्तान में बड़ी मुबारकबादें, खुशियां मनाई जा रही हैं और अच्छी बात है, पाकिस्तान की मईशत ट्रैक पर आ रही है। लेकिन 1947 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान आज़ाद हुआ। एक ही दिन के बाद पाकिस्तान का हमसाया और पाकिस्तान का हमेशा से दुश्मन, राइवल और पाकिस्तान से मुनाफकत रखने वाला इंटरनेशनली भारत जो है वो 15 अगस्त को, यानी पाकिस्तान उससे एक दिन बड़ा है, उसका बड़ा भाई भी है अगर खित्ते के एतबार से देखा जाए। आज वो कहाँ पर खड़ा है और पाकिस्तान कहाँ पर खड़ा है। भारत का जो इस वक्त GDP है 3.176 ट्रिलियन है, पाकिस्तान का GDP सिर्फ 348 बिलियन है। पाकिस्तान जैसी साइज की इकॉनमी ये डिज़र्व नहीं करती, लेकिन पाकिस्तान का है। रिजर्व पाकिस्तान के सिर्फ 7 हैं, जो कि 2.6 अरब डॉलर पर गिर चुके थे और मुश्किल से कर्जे लेकर सऊदी अरेबिया से, चाइना से, दीगर ममालिक से, UAE ने अभी हाल में कर्जा दिया, इन सब से कर्जे लेकर 7 अरब डॉलर के करीब पाकिस्तान के अभी रिजर्व हैं और 13-14 हो जाएंगे जो आपके वजीर खजाना कह रहे हैं। और भारत के रिजर्व 580 बिलियन डॉलर हैं। भारत के वजीर आजम को USA में और उसके बाद अब आजकल वो फ्रांस के अंदर मौजूद है, वहाँ पर उनका प्रोटोकॉल चेक कर रहे हैं, उनके साथ जो मुआहदे और उनके साथ जो बराबरी की बुनियाद पर जो मुआहदे हो रहे हैं, पाकिस्तान उससे बहुत महरूम हो चुका है। पाकिस्तान को यहाँ से लिफ्ट करने के लिए क्या चीज़ें रिक्वायर हैं। आज खबर आई कि इत्तेहादी हुकूमत यानी मौजूदा इत्तेहादी हुकूमत ने कहा है कि वो 15 माह की कारकर्दगी अवाम के सामने रखने का फैसला कर चुके हैं, यानी वो 15 माह की कारकर्दगी अवाम के सामने रखेंगे। अपने वजीर इत्तलात और अपने तमाम तर तर्जुमानों के ज़रिए अपनी 15 माह की कारकर्दगी अवाम के सामने रखेंगे। सर, आप क्यों मुश्किल में पड़ते हैं? मैं आपको बता देता हूं। हम आपके सामने आपकी 15 माह की कारकर्दगी रख देते हैं। सबसे पहले जब आपने हुकूमत संभाली या जैसे भी आपने हुकूमत ली, आते साथ आपने सबसे बड़ा काम किया, नैब में तरामीम की। आपके वजीर आजम, उनके साहबजादे जो कि फर्द जुर्म होकर मुजरिम बनने वाले थे, मुजरिम बनने वाले थे, वो बरी हो गए। वजीर आजम समेत उनके तमाम वुज़रा जो थे नैब से क्लीन चिट लेकर बैठे हुए हैं। नवाज शरीफ की सजा मौतली का सफर जारी है, उनके वापस आकर दोबारा से वजीर आजम बनने का सफर जारी है। इसके अलावा पाकिस्तानियों से आटा, चीनी, पेट्रोल, बिजली, गैस उनकी दस्तरस से बाहर हो चुके हैं। 262 पे पेट्रोल है, 285 के ऊपर डॉलर है, 150 रुपए की चीनी है, बिजली का 1 यूनिट 50 रुपए के ऊपर बिकेगा। गैस को महंगा किया जा रहा है। मजबूरियां हैं, मैं कह रहा हूं मजबूरियां, लेकिन ये आपकी परफॉर्मेंस है, ये हम बताएंगे। फिर आपने IMF मुआहदा करके लोगों की तो चीखें निकाल दी, पाकिस्तान को ट्रैक पर ले आए, पाकिस्तान को डिफॉल्ट होने से बचा दिया, आम बंदे को डिफॉल्ट कर दिया। 80 से 50 अरकान की काबीना, उनके अखराजात, चेयरमैन सेनेट की मराद का बिल, वजीर आजम के दौरे, सब कुछ चलता रहा। फिर साथ ही 12 लाख पाकिस्तानी, आम पाकिस्तानी डॉक्टर, इंजीनियर्स इस मुल्क को छोड़कर चले गए। भूख के मारे लोग लोन एप्लीकेशंस में चुंगल में फंस रहे हैं, एप्लीकेशंस दे रहे हैं, उसके बाद उनको हरासा किया जाता है, जिंदगियां उनकी खाई जा रही हैं। पंजाब में आपने कहा कि इलेक्शन नहीं करवाने क्योंकि मर्दमशुमारी होनी है। मर्दमशुमारी के बगैर, एक पॉइंट था आपका कि मर्दमशुमारी के बगैर कैसे इलेक्शन करवा दें, और अब आपके ही मिनिस्टर कह रहे हैं कि मर्दमशुमारी के बगैर ही हमें आइंदा आम इंतखाबात में जाना पड़ेगा। सब मिलकर हुकूमत करने के लिए आ गए, सब ने मिलकर हुकूमत की। अब इत्तेहाद किसी से नहीं, सीट एडजस्टमेंट किसी से नहीं होगी। आम बंदों को बिरयानी की प्लेटें खिला खलू के जलसे करके आपस में एक दूसरे के खिलाफ इलेक्शन करके उसके बाद दोबारा से आम इंतखाबात के बाद हुकूमत बनाना, इत्तेहाद के साथ बनाने का आपका प्लान जो है वो जोरों शोर के साथ जारी है। ये है आपके 15, और इसमें सबसे अच्छा काम जो आपने किया वो आपका सबसे मजबूत राइवल चेयरमैन तहरीक इंसाफ, उसको ठिकाने लगाने के लिए आप मुकम्मल कोशिश कर रहे हैं। हमारे साथ ज्ञान चंद साहब हैं, सेनेटर गौस खान न्याजी साहब हैं और खाकान नजीब साहब माहिर मईशत हमारे साथ मौजूद हैं। खाकान नजीब साहब, ये जो पाकिस्तान का अपने ही हमसाया ममालिक के साथ इतना बड़ा गैप हो गया, एक ही दिन के ऊपर आज़ादी हासिल करने के बाद, आज अगर IMF की डील हो गई है, यहां से हम लिफ्ट कर जाएंगे, ऊपर को चले जाएंगे, या फिर ये सिर्फ और सिर्फ जिंदगी बची है, जिंदगी जीने कैसी है वो अभी हमें कोई नहीं पता। डॉक्टर ने बचा दिया। रहीम, आपने बहुत ही एक फोर्सफुल इंट्रोडक्शन जो है वो सामने रखा है और कई बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ों की तरफ आपने निशानदही की है। सो उनको एक वन बाय वन देख लेते हैं। सो इंडिया ने जब 91 में ये सफ़र शुरू किया था, मैं इसलिए कहता हूँ कि 1991 में वज़ीर ख़जाना आए डॉक्टर मनमोहन सिंह, उनकी एक यादगार स्पीच है
जिसमें उन्होंने इंडिया को ये जो रेड टेपिज्म है, ये जो डीरेगुलेशन के प्रोसेस में डाला, लिबरलाइजेशन में डाला, प्राइवेटाइजेशन में डाला, पैदावारी सलाहियत को बेहतर करने के लिए डाला, और जो इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन थी उसको तोड़कर एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इंडिया जो है उसको सामने लाए। वो स्पीच पाकिस्तान के हर पॉलिसी मेकर को हर हफ्ते अगर पढ़नी चाहिए तो उससे बहुत ही उनको समझ आएगी कि ये प्रोसेस था क्या, जो इंडिया का जो ब्रेक अवे हुआ, और उसके साथ एक टीम थी। ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात आपके सामने रख रहा हूँ। मोंटेक अहलुवालिया थे, ये वो इकोनॉमिस्ट्स थे जो ना सिर्फ इकोनॉमी को समझते थे थियोरेटिकली, बट इन्होंने काम भी किया था इन दी सेक्टर, तो उन्होंने ये तब्दीली का आगाज़ किया। अब पाकिस्तान में हम 23वां IMF का प्रोग्राम कर रहे हैं, और मुझे दुख के साथ तो ये बात कहनी पड़ती है कि इसमें से भी 21 प्रोग्राम इनकम्प्लीट छोड़े हैं। एक और इनकम्प्लीट प्रोग्राम छोड़ के अब हम 23वें में आ रहे हैं। बट मैं हुकूमत को इस बात का अभी क्रेडिट देता हूँ कि उन्होंने एक नया प्रोग्राम निगोशिएट कर लिया है, वो एक स्टैंड बाय अरेंजमेंट है। इससे एक चीज़ जो है ना वो वाजे हो गई है, डिफ़ॉल्ट पाकिस्तान का एलिमिनेट हो गया है अगले 6 माह के लिए। इसका ये मतलब नहीं है कि पाकिस्तान के जो फंडामेंटल मसाइल हैं वो कोई तब्दील हो गए हैं, कि हमारा जो बैरूनी खसारा है उसमें कोई बहुत बड़ी तब्दीली आ जाएगी, पाकिस्तान की ज़राअत की पैदावारी सलाहियत बदल जाएगी, पाकिस्तान की एनर्जी जो इनएफिशिएंसीज़ हैं वो बदल जाएंगी, पाकिस्तान की जो इन्वेस्टमेंट नहीं हो रही उन चीज़ों में वो तब्दील हो जाएगी, पाकिस्तान का लो 9% टैक्स टू GDP रेशियो तब्दील हो जाएगा। ऐसी कोई भी चीज़ नहीं होने जा रही। बट आपका डिफ़ॉल्ट रिस्क ख़त्म हो गया है, आपको अब एक स्पेस मिली है 6 माह की। इसको सादा अल्फाज में ये कह दें कि मरीज ICU से निकलकर अब वहां पर एक वार्ड में शिफ्ट हो गया है, लेकिन अभी तक सेहतयाब नहीं हुआ, और डॉक्टर जो है वो उसको दवाइयों की बजाय उसको मजीद प्रेशर में भी रखे हुआ है। ऐसा ही है? सॉरी, नहीं, आप इसको ऐसे कहिए कि मरीज ICU में था, उसको इंजेक्ट करके वापस सर्जिकल टेबल पे ले आए हैं। सर्जरी लोकल डॉक्टर्स ने करनी है, वो कॉम्पिटेंट टीम अभी है नहीं पाकिस्तान में, और इससे मेरा मतलब पॉलिटिकल टीम नहीं है, वो कॉम्पिटेंट टीम स्टेट एपरेटस की, जो इन्वेस्टमेंट ढूंढ सके, जो प्राइवेटाइजेशन कर सके, जो बजट रिफॉर्म्स कर सके, वो सर्जिकल ट्रीटमेंट के लिए सर्जरी की टेबल पर है। अब आप सर्जिकल ट्रीटमेंट शुरू कीजिए तो फिर वार्ड में शिफ्ट करने की बात आएगी। तो जो केस स्टडी आप 90s से बता रहे हैं हमारे हमसाए मुल्क की, उस केस स्टडी को हम फॉलो नहीं कर सकते, क्योंकि आप कह रहे हैं कि यहां पर IMF इनकम्प्लीट है। मैं कह रहा हूं कि आज तक 90 से लेकर आज तक हमारे वजीर आजम की 5 साल मुद्दत ही इनकम्प्लीट है। मैं एक गुजारिश करूं, आज तक जितने हमने पॉलिटिकल दौर गुजारे हैं उसमें हमने जो मुश्किल फ़ैसले हैं, जिनको वाकई आप इकॉनमी के लिए मुश्किल फ़ैसले कहें, वो किए नहीं हैं। मेरा ख्याल है कि अगले 5 साल के वज़ीर आज़म को ये मेरी उसको एडवाइस है कि वो मुश्किल फ़ैसले करके देखे, वो 5 साल कंप्लीट करेगा। वो मुश्किल फ़ैसले आप मुझसे पूछ लीजिएगा, आज हम एक एक मुश्किल फ़ैसला आपके सामने रख देंगे। अगर वो मुश्किल फ़ैसले करे तो मेरा ख्याल है कि इतनी तक़वियत मिलेगी उसके उस दौर को कि सब फॉल इन लाइन कर जाएंगे, लोग भी, इस्टेब्लिशमेंट्स भी, दुनिया भर भी, मल्टीलैटरल्स भी, इन्होंने ही फॉल इन लाइन करना है ना, ये चारों फॉल इन लाइन कर जाएंगे। डॉक्टर साहब, आप तो मशहद को देख रहे हैं ना, उसकी सियासत बेचारी को नहीं देख रहे। अनपॉपुलर डिसीजन करके वो दोबारा इलेक्ट होने का अपना चांस गवा देगा। हाँ, पाकिस्तान का बेहतर कर जाएगा, लेकिन पाकिस्तान से ज्यादा पहले अपने आप का सोचते रहे ना हम 40-50 सालों से जो हुकूमतों में अभी हाल में बैठे हुए लोग। दोनों कामों को साइड बाय साइड भी तो चलाया जा सकता है ना। अगर मईशत बेहतर होगी तो पॉलिटिक्स को तक़वियत मिलेगी। पॉलिटिक्स स्ट्रेंथन ही तब होगी जब लोग ये कहेंगे कि हमारी जो ज़िंदगी है वो बेहतर हुई है। और ये ज़िंदगी सिर्फ फेडरल गवर्नमेंट ने नहीं बेहतर करनी, फेडरल, प्रोविंशियल और फिर जिसे हम कहेंगे वो गवर्नमेंट जो उनके पास हो, जिसको हम डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट कहते हैं, जो लोकल गवर्नमेंट का निज़ाम है, ये सारे टीयर्स ने डिलीवर करना है। पर इस वक्त डिलीवरी फेडरल गवर्नमेंट से इसलिए ज़रूरी है कि हमने जो, जिसको हम कहते हैं ना मैक्रो स्टेबिलिटी, मैं नंबर्स आपके सामने अभी थोड़ी देर में रख दूंगा तो आप खुद फील करेंगे कि इन्फ्लेशन अगर इतनी बड़ी हो, अनएम्प्लॉयमेंट। मैं आपकी तरफ, आपका जो अनपॉपुलर डिसीजन वाला पॉइंट है ना, ये लेकर मैं हुकूमत के सेनेटर के पास, गौस खान न्याजी साहब, अनपॉपुलर डिसीजन आपने जब अप्रैल 2022 में हुकूमत संभाली तो मिफ्ता साहब बड़ी कश्मकश में थे
उन्होंने भी वही किया जो पिछली हुकूमत के लोग कर रहे थे। हालांकि उनको चाहिए था फौरी तौर पर करते, उनको हटा के 1 साल आपका तकरीबन वेस्ट हुआ और आखिर में आपको अनपॉपुलर डिसीजन लेना पड़ा जब आपका वक्त इलेक्शन के करीब आ चुका था। अब आपने आइंदा 5 साल हुकूमत लेनी है तो खाकान नजीब साहब भी आपको मशवरा दे रहे हैं, ये जो भी हुकूमत में आए उसके लिए मशवरा है, क्योंकि आप लोग ही हुकूमतों में आते हैं, कि वो अनपॉपुलर डिसीजन लें, बड़े डिसीजन लें, सख्त डिसीजन लें, और आप देखिएगा कि आपका एक वज़ीर आज़म 5 साल मुद्दत पूरी करेगा। गौस खान न्याज़ी साहब इंशाल्लाह पूरी करेगा। बिल्कुल अनपॉपुलर डिसीजन, अभी इससे ज़्यादा क्या अनपॉपुलर डिसीजन हो कि महंगाई जो है वो इतनी बढ़ गई है कि गरीब बंदे का जो गुजरन है वो भी मुश्किल हो चुका है। हमारा IMF से झगड़ा भी यही रहा है कि IMF इससे भी ज़्यादा टैक्स लगाने की बात करता था और कहते हैं कि नहीं तरह पाकिस्तान के लोग बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे। अब 6, 7, 8 महीने जो हमारे ऊपर डिफॉल्ट की तलवार लटकी रही, वजह ये थी कि ज़ाहिर है जो इलेक्टेड गवर्नमेंट होती है उसको एहसास होता है कि गरीब बंदे का क्या बनेगा। ये जो होते हैं जो टेक्नोक्रेट्स और इस किस्म की होती है, उन्हें ये नहीं परवाह होती कि अवाम के क्या शहर है, वो तो बस उधर से हिदायत आई और उधर टैक्स लगा दिया। तो नो डाउट के अनपॉपुलर डिसीजन ये इससे ज़्यादा हम नहीं लगा सकते, जितनी हम अवाम को रिलीफ दे सकते थे वो हमने दिए हैं। और मईशत को जो हमने एक स्ट्रीम लाइन कर दिया है और हमारी मईशत अब उसमें तकरीबन एक मिसाक मईशत की हम बात काफ़ी अरसे से कर रहे थे। नहीं, मुझे बताएं, देखें ना, ये जो आज फैसले लिए हैं, हालांकि इसके मैं खिलाफ हूँ, हर पाकिस्तानी खिलाफ है, उसको तो नहीं पता कि पाकिस्तान की बेहतरी के लिए है। IMF ने जो कहा हम उस पर अमल ना करते, लेकिन अगर ये आपको कहने की बात है कि अगर टेक्नोक्रेट होता आपके पास तो वो पिछले साल ये फैसले ले लेता, और आपने 1 साल बाद लिए तो वही ना जो टेक्नोक्रेट ने काम करना था। आपके एक इलेक्टेड बॉडी सेनेटर जो आपका वजीर खजाना, उसने भी वही किया जो एक टेक्नोक्रेट कर सकता था पिछले साल। देखो जी, नहीं उस वक्त हमने अपने आप को साबित किया कि हम जो है जिम्मेदार कौम है, और फिर हमने 8 महीने IMF को शो किया कि हम इंशाल्लाह अपने ज़राए से मैनेज कर सकते हैं। 8 महीने हमारी जो लायबिलिटी थी, जो हमने जो अपने कर्जे की किस्तें देनी थी या चाइना को देनी थी या किसी को देनी थी, सब हमने मैनेज किया और इसमें चाइना ने हमारा भरपूर साथ दिया, पाकिस्तान को बचाया। तो ये हमारी क्रेडिबिलिटी है कि अब बजाय इसके उस वक्त इससे भी सख्त शराइत मांग रहा। बात ये नहीं थी कि सख्त शराइत थी, बात ये थी कि वो किसी जो पाकिस्तान पे ट्रस्ट नहीं कर रहे थे, क्योंकि खान साहब ने वो सख्त एग्रीमेंट किया था, बड़ा सख्त IMF, उनको पता ही था इकानमी का। सारी यहाँ IMF की टीम बैठी थी, वज़ीर IMF का, गवर्नर स्टेट बैंक वो उनका, और वो वज़ीर आज़म की मुआशी टीम थी, वो भी सारी को, वर्ल्ड बैंक का, एशियन बैंक का, सारे बैठे थे। पाकिस्तान के बंदा तो हमारे इकोनॉमी में था ही कोई नहीं। ये तो मिफ्ता इसमाइल और साक डार साहब आए और उन्होंने पाकिस्तान का ही सोच कर सारा कुछ ये एक तब्दीली लाए हैं। तो इसलिए हमने मईशत वगैरह को ये कर दिया है। और उसने सख्त ऐसा मुआहदा किया, एस्टेब्लिशमेंट को पता था कि ये जब सख्त जो एग्रीमेंट किया और टैक्सेस लगेंगे तो फिर ये सारे बला जो है सारी एस्टेब्लिशमेंट के गले पड़ेगी, क्योंकि सबसे यही था कि हुकूमत को एस्टेब्लिशमेंट ले आई है। तो इसलिए हमने ये एक अपने तो सियासत को कुर्बान करके हम आ गया है और मुल्क की मईशत संभाला दिया। कम से कम हमारे आपकी कुर्बान हो गई, अब आपने तो कुर्बान कर दी। ज्ञानचंद साहब, शाबाश वजीर आजम शहबाज शरीफ, पीपल्स पार्टी भी ये समझती है? देखें, ये पूरे अपोजिशन पार्टीज का एक फैसला था कि हमारा अपना मुल्क है, उसको हम सियासत के नज़र ना करें, हम अब रियासत को बचाना और अपने मुल्क को आगे ले जाने के लिए कोई स्टेप्स लें। यही वजह थी कि मुख्तलिफ पार्टीज जो एक दूसरे के खिलाफ इलेक्शंस में हम लोग जाते हैं, इलेक्शन में अभी भी मुकाबले होने हैं, वो मिलकर साथ बैठे। इससे भी ज़्यादा अच्छी बात ये हुई कि एस्टेब्लिशमेंट ने भी एपॉलिटिकल होने का फैसला किया। अच्छा, उस टाइम पे सिर्फ हमारी पॉलिटिकल पार्टी है जो अपने उस एक अच्छा माहौल जा रहा था, एक कॉन्स्टिट्यूशनली सब चीज़ें जा रही थी, उनको बिगाड़ पैदा करने के लिए कभी लॉन्ग मार्च का, कभी मार्च का, कभी कौन कौन से ड्रामे वो करना शुरू हो गया। इल्ज़ामात इम्पोर्टेड गवर्नमेंट के थे और इंटरनेशनल साजिशों के शिकार खुद बने हुए थे, जो अब चीज़ें सब सामने आ रही हैं।
तो बताते खुद इस गवर्नमेंट का, पॉलिटिकल गवर्नमेंट का जो हम लोगों ने ली है, सब अलायंस पार्टीज ने, वो भी एक सख्त डिसीजन का, वो कोई आम पॉलिटिकल डिसीजन नहीं था। ना ही अब जो हम IMF के साथ मुआहदा करके जा रहे हैं, ये कोई है हमारे कोई ऐसे डिसीजन जिसके हम समझें कि हम जो गैर सियासी फैसले हैं, इसके लिए हम सख्त फैसले। आवाज बड़ी डिस्टॉर्ट हो रही, मैं आपकी तरफ दोबारा आता हूँ ज्ञान साहब, मुझे ज्यादा समझ नहीं आ रही। खकान नजीब साहब, ये जो एक साल में $25 बिलियन, 3 सालों में $75 बिलियन, ये जो फिगर्स हैं ये तो इतना डरा देते हैं कि अगर इसके ऊपर हम इत्तफाक कर लें कि ये कैसे देंगे, फिर तो ख़त्म ना, कहानी ख़त्म। ये कहानी तो ख़त्म नहीं होगी, और कैसे नहीं होगी ये बताएं ज़रा, थोड़ा सा ना ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच आज रखनी है आपने, इसको निकालें ज़रा। सो द रियलिस्टिक अप्रोच जी, द रियलिस्टिक अप्रोच इज़ वेरी क्लियर जी। देखें, आपको IMF से कोई भी राह फरार नहीं है। अब चूंकि इस वक्त सारी पॉलिटिकल पार्टीज ऑन बोर्ड हैं IMF के साथ, तो आपको IMF का प्रोग्राम चलाना है। आप सिर्फ ये देखिए, और मैं बड़ा फोर्सफुली ये कहता रहा हूँ पिछले 14, 18, 20 माह से, कि आप IMF से इनहराफ करेंगे तो आपके रिजर्व्स पे प्रेशर आएगा। आपके रिजर्व्स $20 अरब पे थे सितंबर 2021 को, ये फिगर देख लीजिए, और आज $4.25 अरब के करीब आ गए, जब आप IMF में अभी नहीं गए थे। जैसे ही आप IMF में गए हैं तो क्या हुआ है, आपके जो रिजर्व्स हैं वो ऑलमोस्ट डबल हो गए हैं, $8.5 अरब के करीब चले गए हैं। आपकी CCC- रेटिंग CCC हो गई है। आपको कोई LNG का टेंडर नहीं आ रहा था, आपको LNG के टेंडर आ गए हैं जनवरी एंड फरवरी के। आपकी सारी मार्केट्स ने डिफरेंटली ट्रेड करना शुरू कर दिया है कि डिफॉल्ट एलिमिनेट हो गया। दिस इज़ वेरी वेरी गुड फॉर पाकिस्तान। सो एक हुकूमत को आप ज़रूर इसमें शाबाश दीजिए कि चलें, देर हो गई पर कर दिया, उसमें ऑब्वियसली PM, फाइनेंस डिवीजन सब ने मेहनत की होगी। अब आप आगे चलिए कि अब क्या करना है। देखें, अब ये फैसला कर लीजिए कि अगले 6 से 9 माह में इस प्रोग्राम को कंप्लीट करना है। मतलब हम पिछला प्रोग्राम इनकम्प्लीट छोड़ के आ रहे हैं, 21 प्रोग्राम इनकम्प्लीट हैं IMF के साथ। इस प्रोग्राम को कंप्लीट करेंगे तो जो आपने फिगर रखा है, ये मैंने ही पहली दफ़ा इंटरव्यू किया था, तो उन्होंने मुझसे पूछा, तो मैंने कहा $23 से $25 अरब आपको डेट रीपेमेंट और मार्कअप में चाहिए। पर यहाँ कहानी ख़त्म नहीं होती, आपको $4 से $5 अरब अपने करंट अकाउंट को भी फाइनेंस करने के लिए चाहिए। सो आपको कहीं $28 से $30 अरब जमा करना है। यहाँ भी कहानी खत्म नहीं होती। अच्छा। आपको $3-4 अरब इससे ऊपर चाहिए ताकि आपका स्टेट बैंक का रिजर्व जो है वो $8-9 अरब पे मेंटेन रहे। अब आप कहें कि ये कहां से आएंगे, 35 वेरी क्लियरली जी, ये तब आएंगे जब आप IMF के साथ अम्ब्रेला के अंडर काम करेंगे। और कोई भी हुकूमत जो कर गई है PDM, बहुत अच्छी बात है, एक मुआहदा हो गया है। अब आने वाली जो टेक्नोक्रेटिक गवर्नमेंट है, मुआहदे को उसको पढ़ना है, और फिर जो आने वाली अगली हुकूमत है उसने इसको फॉलो करना है। तो आपका जो फ्लोज हैं वो लिख लीजिए कहां से आएंगे। कमर्शियल फंडिंग वापस आएगी जो रीफाइनेंस होने चाहिए। आपकी मल्टीलैटरल्स की फंडिंग $9 अरब तो इसी हुकूमत ने तय किया था जेनीवा जाके, उसमें से आपको पैसे प्रोजेक्ट के आएंगे। प्रोग्राम फाइनेंसिंग आएगी मल्टीलैटरल से। IMF से $3 अरब पूरा होना है। आपके और फ्रेंडली कंट्री से इन्वेस्टमेंट भी आनी है और रीफाइनेंसिंग भी होनी है। आपकी 12 से 13 अरब डॉलर जो है वो डिपॉजिट पड़ा हुआ है, जो कि हम इसमें काउंट कर रहे हैं, वो आपने वापस नहीं करना और रीप्रोफाइल करना है। ये हैं वो जराए जिनके जरिए आपने ये करना है, पर तभी होगा जब IMF की जो छतरी है आपके ऊपर होगी। ये है पाकिस्तान का अगले 6 माह का प्रोग्राम। जब तक वो छतरी ऊपर रहेगी, टैरिफ मुसलसल बढ़ता रहेगा, गैस मुसलसल बढ़ती रहेगी, आपके ऊपर 200 अरब के हर बजट के अंदर इजाफी टैक्सेस लागू होते रहेंगे, आम बंदा जो है वो कहाँ जाएगा? नजीब साहब, खाकान साहब। सो अब आपने मुझे मौका देना है, क्योंकि आई थिंक बीइंग अ टेक्नोक्रेट, मैं नहीं चाहता पाकिस्तान में बिजली की कीमत बढ़े, और ना ही IMF ये पाकिस्तान को कह रहा है कि बिजली की कीमत बढ़ाएं। सो लेट्स बी वेरी वेरी क्लियर ऑन दिस। कल नेपरा ने आपको कहा है कि बिजली की कीमत बढ़ाएं। अब आप पहले तो मुझे ये बताएं कि इसमें IMF कहाँ से आ गया, मैं कहाँ से आ गया? कहीं से नहीं आया। आपने एक पटिशन दी नेपरा को कि ₹8.25 बिजली की कीमत बढ़ाएं। आखिर में नेपरा ने फैसला किया कि ₹4.96 बिजली की कीमत बढ़ाएं।
अगर ये नहीं बढ़ाएंगे तो आज वजीर आजम ने बहुत अच्छी बात की, उन्होंने कहा सर्कुलर डेट बढ़ जाएगा अगर आप ये नहीं बढ़ाएंगे। अब IMF आपको ये कह रहा है कि देखिए ये नेपरा का फैसला है, आप इसको लागू कर लीजिए। हुकूमत को अब IMF के कहने पे नेपरा का किया हुआ फैसला लागू करना है, इससे इंपॉर्टेंट बात कोई और नहीं हो सकती। और मुझे खुशी है कि आज PM ने लाहौर में ये बात की है, आई एम ग्लैड कि उन्होंने बड़ा अच्छा एक्सप्लेन किया। अब आगे चलिए, 2 जून को ओगरा ने एक डिटर्मिनेशन की है जो गैस की कीमत की तब्दीली की है, वो 17 जुलाई को लागू होनी है। पाकिस्तान का लॉ ये कहां से आ गया बीच में? IMF आपको ये जरूर कह रहा है कि वो भी कर लीजिए। अगर IMF का रिफॉर्म में रहना है और सर्कुलर डेट को रोकना है, जैसे कि अथॉरिटीज कह रही हैं, सही कह रही हैं, तो आपको टैरिफ चेंज। पर एक बात मैं आपसे करूं कि आपने मुझे एक क्लियर मौका देना है कि मैं क्यों नहीं चाहता कि ये सब काम नेपरा और ओगरा करें, और उसका क्या हल है पाकिस्तान के लिए। चले वो आके आपकी तरफ आके दोबारा से पूछ लेते हैं। गौस खान नियाज़ी साहब, ये इस सारी महंगाई के साथ या जो आपने पॉपुलर डिसीजन है, इसमें आफ्टर 3 मंथ्स अगर इलेक्शन होते हैं, 4 माह बाद, 1 महीना आपकी हुकूमत रह गई है, नैरेटिव आपका ये हुआ था होना है कि गो के हमने अनपॉपुलर डिसीजन लिए, रियासत बचा दी, हमने डिफॉल्ट होने से बचा दिया, सिर्फ एक नैरेटिव है, और इसमें कितना अब इसको सेल कर लेंगे? देखिए जी, पाकिस्तान के लोग इसी तरह समझते हैं कि उन्होंने और भी देखा, मियां नवाज शरीफ साहब का दौर देखा, पीपल्स पार्टी का दौर देखा कि पाकिस्तान की किस दौर में हुई, पाकिस्तान की मुआशी तरक्की के लिए कौन कौन से बड़े स्टेप लिए गए, पाकिस्तान के दिफा के लिए किससे बड़े स्टेप लिए, तो और सड़कों का जहाज किसके दौर में आया, एनर्जी क्राइसिस किसने दूर किया, ये सारे लोग संजीदा लोग समझ रहे थे। कुछ पिछले 3-4 साल से PTI वाले ने, जिस अभी परवेज खटक साहब ने कहा है कि खान साहब की पॉपुलैरिटी नहीं है, हमने 40,000 फेक अकाउंट बनाए हुए था और उससे हम एक चीज़ प्रोपोगेट करते थे और फिर जिस तरह हमारा काम चल रही था, तो सारी चीज़ें निकल रही हैं। आप पब्लिक में जाएँ, एक आप लोगों की सोच तब्दील हो रही है, खासतौर पर 9 मई के बाद जो लोगों की सोच में तब्दीली आई, बड़े संजीदा लोगों में मैंने देखा है कि ये तो बाकी जो फासिस्ट जमात थी और इसको फॉरेन फंडिंग थी और बाहर से फंड आ रहे थे, और जिस तरह इसराइल इसके हक में बोला है, तो अब लोगों को समझ आ रही है। और हमारा जो काम थे वो बोल रहे हैं। अभी जो माइक्रो इकोनॉमिक्स की अपने बात की, उसके बाद माइक्रो पे आएंगे। सारे स्टेप एनर्जी के लिए हमने अभी से अगले 5 साल में जो भी हुकूमत आएगी उतना हमारे अगले 5 से 10,000 यूनिट और चाहिए। आज अल्हम्दुलिल्लाह मुल्क में लोड शेडिंग नहीं है, जहाँ लोग बिल नहीं देते वहाँ तो है, लेकिन उस फीडर पे तो है, लेकिन ऐसा कोई नहीं 1 घंटा शायद हो, वरना अदरवाइज ये अल्लाह ताला की तरफ से नेमत है और हुकूमत की काबशें हैं, ये लोड शेडिंग नहीं है। तो अभी हम तो जो अच्छी हुकूमत होती है, पर उसका एक विजन होता है कि अगले 10 साल 20 साल 30 साल में क्या होगा। तो हमने अभी से प्लानिंग कर ली है कि अगले 5 साल अगर मिलते हैं तो हमने किस तरह 10,000 मेगावाट यूनिट जो है और बिजली प्रोड्यूस, उसका सारा अब चश्मा 5 का जो प्रोजेक्ट है, इससे इंशाल्लाह 600 मेगावाट और भी सब चीजें पाइपलाइन में है। तो ये मतलब है, हमने देखो हमने पिछले माह रमजान में गरीब लोगों को 80 अरब रुपए की जो है वो चलें। अब जरा ज्ञानचंद साहब से मैं आपकी बात समझ गया हूं सर। ज्ञानचंद साहब, आपके पास मईशत को लेकर विफाकी लेवल पर पॉपुलर नैरेटिव क्या होगा? ये क्रेडिट तो फिर वजीर खजाना को चला जाएगा, आप वजारत खारजा के इकदाम गिनवाते रहेंगे, बताइए जरा। देखिए, मैं समझता हूं कि जो हालात हैं उनको लोग बाशऊर समझते हैं। लोगों ने ये भी स्लोगन देख लिए कि $200 बिलियन हम लाएंगे, 100 IMF के मुंह पे मारेंगे, वो भी नैरेटिव देख लिया। वो भी नैरेटिव देख लिया कि प्राइम मिनिस्टर हाउस को, गवर्नर हाउस को हम यूनिवर्सिटियां बना देंगे। ये भी नैरेटिव हम लोगों ने देख लिया कि भाई यूरोपियन कंट्रीज के जो प्राइम मिनिस्टर्स हैं वो साइकिल पे चलते हैं, और हमने देखता कि हमारा प्राइम मिनिस्टर हेलीकॉप्टर पे घूमता रहता था या अपने घर से अभी तक भी उसमें चलता रहा। तो लोग ये सब चीजें समझते हैं। लोग ये भी समझते हैं कि हमारे मुल्क के मुआशी हालात क्या हैं, और लोगों ने, मेरा ख्याल है, ये भी कबूल कर लिया है कि अब कोई ऑप्शन नहीं बचा है सवाए इसके कि नेशनल कंसेंसस से हम सख्त से सख्त फैसले लें और इस मुल्क में जो वसाइल
में मौजूद है, उसके बावजूद जो हम डिफॉल्ट होने जा रहे थे उससे और आगे कोई इस किस्म के हालात पैदा ना हो। ठीक है, इसमें लोग मेरा ख्याल है समझते हैं कि हमारी जो गवर्नमेंट है ये हमने जो मुख्तलिफ पार्टीज ने मिलकर बनाई है, इसने सख्त से सख्त फैसले लिए हैं, सख्त से सख्त मेहनत की है, लेकिन एक तरफ से डिफॉल्ट से बचा है, दूसरी तरफ से इंटरनेशनली जो हम आइसोलेशन में जा चुके थे वो भी खत्म किया, को इंगेज किया है, और इकोनॉमिक एक्टिविटीज जो हैं वो बहाल हुई है। खकान नजीब साहब, सर ये भी बताएं, आप क्यों नहीं चाहते टैरिफ बढ़े? और दूसरा, ये हम सुनते तो आए हैं भाई, अल्लाह करे ये हमारा आखिरी प्रोग्राम हो IMF और इस चुंगल से हम आज़ाद हों, लेकिन मेरे बाल सफ़ेद हो गए हैं और शायद मेरे बच्चों के बाल सफ़ेद हो जाएं, आ जाएगा ये स्टेटमेंट रियलिटी में हो जाएगी कन्वर्ट? देखें, क्योंकि मैंने हमेशा कहा है कि IMF से राय फरार नहीं था जो इस वक्त की सिचुएशन है, और इसीलिए जैसे दोनों दोस्तों ने कहा कि डिफ़ॉल्ट से बचने का ये तरीका था और डिफ़ॉल्ट रिस्क एलिमिनेट हुआ, दोनों बिल्कुल सही गुफ्तगू कर रहे थे। अब आगे चलें कि जो आपने कहा है उसके लिए अब निहायत एहतराम से कहूँगा कि आज ही तैयारी शुरू कर दीजिए एक नए IMF के प्रोग्राम की, जो आने वाली जो भी पॉलिटिकल सेटअप होगा उसने करना है। कोई भी गवर्नमेंट आए, पाकिस्तान हैज़ टू गो इनटू अ न्यू प्रोग्राम जिसको हम एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी कहते हैं, जो 3 से 4 साल पे मुहित होगी। एक बड़ा प्रोग्राम होगा, उसमें बहुत से रिफॉर्म होंगे। इसके अलावा आप जो अगले साल के 23 से 25 अरब डेट के पैसे हैं और जो करंट अकाउंट के हैं, आप जमा नहीं कर पाएंगे। उसकी तैयारी आज करनी चाहिए ताकि जो डिले आता है वो ना आए। और चूँकि मैंने देखा है हुकूमत में रहते हुए तीनों बड़ी मोतबर पार्टीज़ हैं जिनके साथ मुझे काम करने का मौका मिला, PPP, PMLN एंड PTI, इनके साथ देखा है कि वो डिले हो जाता है प्रोग्राम का अपटेक और उससे तकलीफ होती है। सो एक तो यह है कि बड़ी क्लियरली हमें नए प्रोग्राम के लिए और वेरी क्विकली अब मैं क्यों नहीं समझता कि टैरिफ बढ़ना चाहिए। इसलिए कि एनर्जी का टैरिफ मुल्क को इनएफिशिएंट कर रहा है, मुल्क की पैदावारी सलाहियत को ख़राब कर रहा है, ज़राअत को ख़राब कर रहा है, डोमेस्टिक को ख़राब कर रहा है। इसको ठीक करने के लिए कीमत का डिसीजन ना लें, पहले ये फैसला करें कि डिस्कोज आपने चलाने हैं, जेनकोज आपने चलाने हैं, चोरी कहाँ पे हो रही है, इस टैरिफ के निज़ाम को आपने कैसे ठीक करना है, आपने IPP से जो डेट है उसको कैसे रीनिगोशिएट करना है। ये हैं असल फैसले जो करने वाले हैं। ये जो फैसले हैं ना, कीमत बढ़ाना, ये भारी भी हैं और शायद देर पा भी नहीं है। जिस दिन आप ये तय करेंगे ना कि मैं अब इसकी मिसाल दे देता हूँ और एक ही लफ्ज़ में समझ आ जाएगी। एक टेलीकॉम सेक्टर है जो प्राइवेट सेक्टर चला रहा है। किसी ने आपको आके ये कहा मेरा मोबाइल का बिल बहुत ज़्यादा आता है, किसी ने कहा कि मेरी सर्विस में कोई प्रॉब्लम है, कोई नहीं कह रहा, पर हर इंसान ये कह रहा है कि मुझे बिजली के सेक्टर में प्रॉब्लम है। और मैं इनकी हुकूमत की बात नहीं कर रहा, पीछे 20 साल चले जाइए, सर्कुलर डेट 100 अरब का था जब जनरल मुशर्रफ छोड़ के गए, आज 2664 अरब रुपए का सर्कुलर डेट है। आप मुझे खुद बताइए, क्या लोग ये नहीं चाहते थे कि सर्कुलर डेट नीचे आए? ये अब हम कर नहीं सकते। ये कलीदी फैसला कीजिए, बिजली के नर्ख खुद ही नीचे आ जाएंगे। छोटी सी ब्रेक लूंगा। खकान नजीब साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने बहुत कीमती राय दी। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हम इलेक्शन इस्लाहात और पाकिस्तान में मर्दमशुमारी के साथ इलेक्शन या बगैर इलेक्शन, ब्रेक के बाद। एक बार फिर से खुशामदीद। ब्रेक में इसहाक डार साहब लाइव आए हुए थे। उन्होंने 9 रुपये पेट्रोल की कीमत में और 7 रुपये हाई स्पीड डीजल की कीमत में कमी की है। बहरहाल पाकिस्तान का दूसरा मसला मनसूबाबंदी के वजीर जो हैं, उन्होंने कहा कि आइंदा इलेक्शन 2017 की मरदमशुमारी के मुताबिक होंगे। जब पंजाब के अंदर इलेक्शन होना था तो 2 बड़ी वजह थी। एक बजट था कि पैसे नहीं दिए जा सकते, 50-60 अरब 30 अरब जितने भी, और दूसरा मरदमशुमारी नहीं होगी, इलेक्शन की शिक है, इलेक्शन एक्ट की शिक है और आइन भी कहता है, और उसके बगैर हम कैसे इलेक्शन करवा सकते हैं। और पंजाब के इलेक्शन नहीं हुए आज तक, इंटरिम सेटअप है, उसको दूसरी एक पार्टी लाकानूनियत के तौर पर इंटरिम सेटअप कहती है। बहरहाल अब वो कह रहे हैं कि पुरानी ही मरदमशुमारी के मुताबिक इलेक्शन होंगे। कंवर दिलशाद साहब ने हमें ज्वाइन किया है। कंवर साहब, जो पंजाब के लिए मरदमशुमारी के बगैर इलेक्शन कराना लाकानूनियत थी, वो अब वफाकी लेवल और पूरे पाकिस्तान में मरदमशुमारी के बगैर इलेक्शन करवाना कानून कैसे बन जाएगा जनाब? जनाब, जो हमारा जो आर्टिकल 51 जो है उसका सब सेक्शन 3, उसमें ये लिखा हुआ है कि लास्ट आपकी मरदमशुमारी यानी आखिरी मरदमशुमारी का रिजल्ट
उसकी बिना पर जो होता है वो डिलिमिटेशन या हल्का बंदियां होती है। अभी चूंकि हुकूमत पाकिस्तान ने नई मरदमशुमारी का गजट नोटिफिकेशन जारी नहीं किया, अगर हुकूमत पाकिस्तान गजट नोटिफिकेशन जारी कर देती है तो फिर इसकी जो लास्ट जो है हमारा हतमी नताइज, उसकी बना पर पॉपुलेशन की बुनियाद पर हल्का बंदियां करवाई जाएंगी। ठीक है। अब चूंकि अभी तक गवर्नमेंट ने जारी नहीं किया तो फिर जो पुरानी हल्का बंदियां जो 2017 में हुई थी और उन्हें 2017 में जो मरदमशुमारी हुई थी उसकी बुनियाद पर इलेक्शन कमीशन ने 25 जुलाई 2018 को इंतखाबात करवाए और उसके साथ साथ इन्होंने फिर बाद आज़म जब तरमीमी हो गई तो फिर 5 अगस्त 2022 को इन्होंने नई हल्का बंदियां बना दी पूरे पाकिस्तान में कौमी और सूबाई असम्बली। ये दोनों काम हो चुके हैं। हल्का बंदियां पुरानी मरदमशुमारी की बुनियाद पर तैयार हैं। अब अगर हुकूमत पाकिस्तान ने गजट नोटिफिकेशन जारी कर दिया तो फिर इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान को लॉ ऑफ शिक नंबर 51 की आज से 2 माह पहले तो खिलाफ वर्जी हो गई ना, क्योंकि 14 मई को जो इलेक्शन सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के मुताबिक होने थे तब ये इन्होंने रख दिया था कि चूंकि नई मरदमशुमारी हो रही है वो तो फिर पुरानी मरदमशुमारी और पुरानी हल्का बंदियों की बुनियाद पर कराए जा सकते थे। हाँ, वो दुरुस्त फरमाया आपने। वो सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान ने हुक्म जारी किया था कि आप 14 मई को इंतखाबात करवा दें, लेकिन वफाकी हुकूमत ने इलेक्शन कमीशन को 21 अरब रुपए जो मुख्तसस करने थे उस पर उन्होंने माजरत कर ली थी कि हम 21 अरब रुपया आपको नहीं दे सकते। और इसी तरह जो हमारी इस्टेब्लिशमेंट है, डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशन, सेक्रेटरी डिफेंस, उन्होंने बाकायदा राइटिंग में लिख कर दिया कि हम 3.5-4 लाख जो हमारा जो फौजी एहलकार है वो पोलिंग स्टेशन पर नहीं जा सकता, सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू के तहत हम आपको सिक्योरिटी नहीं दे सकते। उस पर इलेक्शन पाकिस्तान के पास चूँकि इख्तियारात हैं और स्टेट के मफादात को भी देखना पड़ता है, तो उन्होंने उसकी बना पर वो इलेक्शन 8 अक्टूबर को उसके लिए शेड्यूल जारी कर दिया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान ने इलेक्शन के पाकिस्तान के फैसले को नज़रअंदाज किया और करारदम करार दिया और 14 मई को इंतखाब कराने हुक्म जारी किया। तो फिर हमारे जो स्टेट के इदारे हैं उन्हें सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान के हुक्म मानने से इनकार कर दिया और पार्लियामेंट में इनके खिलाफ करारदादें आनी शुरू हो गई, तो वो सारा मामला खत्म हो गया। अब इस पर इलेक्शन पाकिस्तान ने भी सुप्रीम कोर्ट के जो उस हुक्मनामे को चैलेंज कर दिया 4 मई को कि आपने जो हुक्मनामा जारी किया है 14 मई को, ये गैर आईनी और गैर कानूनी है, आप इलेक्शन पाकिस्तान के मामले में मुदाखलत नहीं कर सकते। ठीक। तो वो उन्होंने नजर सानी की दरखास्त दे दी, तो 14 मई भी गुजर गई, 14 जून भी गुजर गई, तो अब 14 जुलाई भी गुजर गया है और इलेक्शन नहीं हुए। हम भी वही हैं, मरदमशुमारी भी वही है। अब अगर जैसे कि मालूम हो रहा है कि अगर 12-13 अगस्त को 5 साल मुकम्मल करने पर अपने जो कौमी सूबाई असम्बलियाँ जो है वो तहरील हो जाती हैं, तो फिर इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान 10 अक्टूबर को इंतखाबात करवा देगा। एक और सवाल है, वैसे वो है तो बड़ा सिंपल सा, लेकिन मैं आपसे पूछना चाहूँगा, ज़रा मैं आपकी तरफ आता हूँ। सेनेटर साहब, गौस खान साहब, ये आप इसी मरदमशुमारी के साथ जाएंगे तो आपके इत्तेहाद में बैठी MQM वो तो बड़ा एहतजाज कर रही है, मनाएंगे कैसे? क्योंकि एक दूसरी पार्टी वो तो बिल्कुल नुक्कर पे है, इस पार्टी को कैसे इसके रिजर्वेशंस दूर करेंगे? देखिए जी, अभी तो क्योंकि डेट कमीशन अनाउंस कर दी है, अब उसको फैसले से करना है वो सब मुझे शायद इलेक्शन कमीशन क्या है उसको जो है गाइडलाइन दे। अब तो उसकी देखो ना, उसने सिंध में और बलूचिस्तान में जो 17 की प्रोविजन लिस्ट है कंफर्म नहीं हुई, तो उन पर एतराज़ उठाया जा सकता है कि जी तो प्रोविजन लिस्टों पे तो इलेक्शन हो ही नहीं सकते। एक दफ़ा 18 में हुए, वन टाइम उसके लिए आइन में तरमीम की गई थी, अब तो आइन तरमीम नहीं हुई, तो ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड मसला है। मेरे ख्याल में शायद इलेक्शन कमीशन कोर्ट में जाए और कोर्ट क्या फैसला करता है। पर हमारी पार्टी जो है वो हमारी हिदायत ऐसे कि हमने हर सूरत जो है 13-14 अक्टूबर को जो है ना या 12 अक्टूबर को हम इलेक्शन में जाना है और उसी हिसाब से हम तैयारी हमने शुरू कर दी है। आगे देखो क्या होता है उसमें, अब कुछ अभाव है मरदमशुमारी के हवाले से, लेकिन हमारी तैयारियाँ जो है वो 12 अक्टूबर के हवाले से इंशाल्लाह शुरू है और हमारी कोशिश है कि 12 अक्टूबर पर इलेक्शन हो जाए, चाहे उसके जो भी हो। तो ये सूरत हाल। ठीक,
कंवर साहब, ये जो टाइम बचा है, क्योंकि क्या इस टाइम में कोई गुंजाइश नहीं निकल सकती इलेक्शन कमीशन से कि वो थोड़ा सा तेज़ प्रोसेस कर दें और नताइज भी आ जाएं और उस बुनियाद पे हल्का बंदियां कर लें, या इसके लिए एक प्रॉपर टाइम होता है, वो टाइम रहा नहीं है? एक ये, और दूसरा, जब ये हुकूमत डिसॉल्व हो जाएगी वफाकी, तो पंजाब और KPK का इंटरनल सेटअप यही प्रोलॉन्ग करेगा कानूनी तौर पर? जी हाँ, कानूनी तौर पर पंजाब और KP का जो सेटअप है, निगरान सेटअप है, मैं भी उस निगरान सेटअप का हिस्सा ही हूँ। मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ, मैं नहीं बता रहा जब सेटअप में हिस्सा हूँ, कानून ये बता रहा है कि जब तक नई इलेक्टेड गवर्नमेंट नहीं आ जाती तो यही सेटअप जो है वो बरकरार रहेगा, क्योंकि आइन में लिखा हुआ है कि इलेक्शन करवाना की जिम्मेदारी निगरान हुकूमत की जिम्मेदारी है। तो जब निगरान हुकूमत की जिम्मेदारी है तो ये उस वक्त तक ये सिस्टम चलता रहेगा जब तक नई इलेक्टेड गवर्नमेंट नहीं आ जाती। अब वफाकी सतह पर जो है प्राइम मिनिस्टर का जो है तकर्रर किया जाएगा, 15 अगस्त तक जो है केयरटेकर गवर्नमेंट बन जाएगी वफाक में और सिंध और बलूचिस्तान में। तो वो अपनी जहर है वो वफाकी सतह पर सेटअप बन गया। लेकिन हमें ये नजर आ रहा है कि इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान बड़ा पुरअज़म है, उन्होंने तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली है। तो नजर ये आ रहा है कि 10 अक्टूबर 2023 को इंशाल्लाह इलेक्शन हो जाएंगे, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने पुरानी हल्का बंदियों पर इंतखाब करवा देना है और नई हल्का बंदियां चूंकि मुतनाज़ा, नई मर्दमशुमारी चूंकि मुतनाज़ा बनती जाएगी, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में केस जाएगा, तो इस लिहाज से बेहतर तरीके से इलेक्शन कमीशन ने पुरानी हल्का बंदियों पर इंतखाबात की तैयारियां मुकम्मल कर ली है। तो वो 8 अक्टूबर या 10 अक्टूबर को इंतखाबात होने के इम्कानात हैं। और जो पहला जो उन्होंने दिया था शेड्यूल, जो सुप्रीम कोर्ट ने करारदम करार दे दिया था, उसी शेड्यूल के मुताबिक ये 8-10 अक्टूबर को इंतखाबात करवाने का दोबारा नया शेड्यूल जारी हो जाएगा। इस लिहाज से कि पुरानी हल्का बंदी होगा, नई हल्का बंदियां नहीं होंगी, इसलिए कि नई मर्दमशुमारी जो है वो मुतनाज़ा हो जाएगी। और जैसे कि पीपल पार्टी कराची सिंध में MQM के मुतालबात आ रहे हैं कि हम उस नई मर्दमशुमारी को तस्लीम नहीं करते, तो ज़ाहिर फिर इलेक्शन में पाकिस्तान पुरानी हल्का बंदियों पर इंतखाब कराने का आइनी और कानूनी तौर पर मिजाज है। ठीक। अच्छा कंवर साहब, एक और बात कि ये अभी जो सेंसस चल रहे हैं, क्या फिर इसको कंप्लीट करने की ज़रूरत है या ज़रूरत ही नहीं है? इस बारे में अभी जो सेंसस चल रहे हैं जो कि इलेक्शन के लिए थे और वो कंप्लीट नहीं हुए और इलेक्शन का वक्त आ चुका है, तो फिर ये सेंसस यहाँ पर रोक देने चाहिए या फिर इसको कंटिन्यू करना चाहिए और इसका पब्लिक इसको कर देना चाहिए, या फिर नेक्स्ट इलेक्शन के करीब जाकर दोबारा से इन्हीं सेंसस को दोबारा से स्टार्ट करना चाहिए? आपकी राय? नहीं, यह है कि ये सेंसस का मामला हमारे मुल्क में बड़ा अजीबोगरीब हमेशा कंट्रोवर्शियल चलता आ रहा है। ये 2021 में ये बड़ी अच्छी तजवीज़ आई थी सूबाई कौमी असम्बली में कि आइंदा जो हल्का बंदियां हों वो हमारी जो इलेक्टोरल रोल्स है उसकी बुनियाद पर कर दिए जाए, लेकिन वो कानून साजी नहीं हो सकी। उन्होंने कहा चूँकि मर्दमशुमारी हमेशा कंट्रोवर्शियल होती है, इस पर तो कोई पार्टियां इसको तस्लीम नहीं, पंजाब तस्लीम करता है। अब एक बड़ी अहम बात ये, पंजाब ने बड़ी कुर्बानियां दी हैं और सबसे बड़ी अहम बात ये कि 2017 में जो मर्दमशुमारी हुई थी उस पर पंजाब ने 7 सीटें पंजाब की खत्म हुई, कम हो गई, 148 से 148। अब ये नई मर्दमशुमारी आई तो 4 सीटें पंजाब की जो है और कम हो जाएंगी। बहुत शुक्रिया सर, आपका पॉइंट समझ आ गया। इजाज़त दीजिए जी, अल्लाह हाफ़िज़।